नमस्ते बच्चों। आज हम लोग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं मैसेज बी 542 बी, उसके पहले यूनिट यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, या यूँ कह लीजिए कि अमेरिकन पृष्ठभूमि को लेके जो सारे संदर्भ इस यूनिट में दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस बात से आप सारे लोग परिचित हैं कि वर्तमान समय में अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, और इसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। थोड़े ही दिनों पहले तक या कुछ दशकों पहले तक पूरी दुनिया जो थी वो दो गुटों में बटी हुई थी। आप सारे लोग इस बात से परिचित हैं कि वो पूरी दुनिया जो है वो दो तरीके के देशों में बटी हुई थी वैचारिक रूप से। एक तो वो देश पूंजीवादी और दूसरे वो देश जो साम्यवादी विचारधारा को प्रश्रय देते थे। बच्चों, आप ये भी बात जानते हैं कि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जा रहा था और साम्यवादी गुट का सोवियत संघ के द्वारा। परंतु सोवियत यूनियन के टूटने के बाद और दुनिया में विश्व युद्धों के बाद की जो दुनिया है, उस दुनिया में अमेरिका को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित या अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। और आप इस बात से आपको जान के मतलब एक तरीके से संदर्भ जो है वो महत्वपूर्ण आपके लिए ये है इस संदर्भ में कि 1783 ईस्वी के पहले तक अमेरिका भी दुनिया के अन्य देशों की तरह इंग्लैंड का एक औपनिवेशिक साम्राज्य था, और 1783 ईस्वी तक इंग्लैंड के अधीन वो एक औपनिवेशिक राज्य जैसा ही था। अमेरिकी क्रांति इसी पराधीनता से मुक्ति का इतिहास है। यह क्रांति अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा इंग्लैंड की इच्छा के विरुद्ध स्वतंत्रता कायम करने तथा इंग्लैंड द्वारा अपनी कठोर नीतियों के खिलाफ औपनिवेशिक समझ के खिलाफ जनता द्वारा की गई बगावत का परिणाम थी। यह क्रांति विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। दूसरी बात यह कि जो क्रांति के पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति पूर्व की स्थिति का जब हम आकलन करते हैं तो दक्षिण में जॉर्जिया और उत्तर में मेन जो स्टेट हैं वहाँ पे कुल मिला के 13 अंग्रेज बस्तियाँ हुआ करती थी। आप इस बात का इसी तरीके से अंदाज़ा लगाइए जैसे भारत में अंग्रेजी बस्तियाँ हुआ करती थी। इन 13 अंग्रेजों बस्तियों में 1713 ईस्वी से लेके 1763 ईस्वी के मध्य 50 वर्षों की अवधि में पूरी जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका के कुल क्षेत्रफल में 3 गुना विस्तार हुआ। इस अवधि में बहुत बड़ी संख्या में जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज तथा स्कॉटिश अप्रवासी अमेरिकी बस्तियों में आकर रहने लगे, और यह 50 वर्ष की अवधि वाणिज्यवाद यानी कि दुनिया के मर्केंटलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अमेरिकी उत्पादों की मांग और कीमतों में इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में बढ़ने लगी, जिससे अमेरिकी लोग समृद्ध होने लगे, और अमेरिकियों की बढ़ती समृद्धि को रोकने के लिए इंग्लैंड ने अपनी व्यापारिक नीति से नई अड़चनें खड़ी करना शुरू कर दिया है। 50 वर्षों की निरंतर समृद्धि के कारण ही अमेरिकी तत्कालीन विश्व में अपने जीवन स्तर को उच्चता प्रदान करने लगे थे। व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता के कारण अमेरिकी वासियों का इंग्लैंड आवागमन आम बात हो गया था। इससे अमेरिकियों को यह लाभ होने लगा कि वो शिक्षा और दुनिया की उन विचारधाराओं की तरफ आकृष्ट होने लगे थे जिनसे इंग्लैंड अपने आप को श्रेष्ठ और समृद्धि की तरफ ले जा रहा था, और वो दुनिया की विश्व की होने वाली नई नवीनतम घटनाओं से परिचित भी होने लगे थे। दूसरी बात ये बच्चों, आप ये जान जाइए कि इन घटनाओं से परिचित होने के साथ साथ ही वो गजट और न्यूयॉर्क रिपोर्टर जैसी पत्रिकाएं भी निकालने शुरू कर दिए थे, और इन सारी पत्र पत्रिकाओं की जो मांग थी वो यूरोपीय देशों में होने लगी थी। अपनी यात्रा के क्रम में अमेरिकियों ने वास्तुकला एवं स्थापत्य कला की भी जानकारी हासिल करने लगी थी। बोस्टन और आनोपोलिस नगरों में अमेरिकियों ने तो ऐसे बड़े भवन स्थापत्य निर्माण किए थे जो इंग्लैंड की तुलना में अधिक सुंदर थे। क्रांति के पहले ही अमेरिका में प्रिंसटन, येल, ब्राउन, डार्टमाउथ जैसी तमाम यूनिवर्सिटियां बन गई थी, और उनके नगर यूरोपीय नगरों की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ हो चुके थे। बोस्टन, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन, फिलाडेल्फिया, सावना, चार्ल्सटाउन आदि नगर वहाँ पे ऐसे विकसित हो गए थे जैसे लग रहा था कि वो यूरोप से किसी तरीके से उनकी एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी।
इन राज्यों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो यूरोप के किसी श्रेष्ठ शहर में उपस्थित थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि ये सारी चीज़ें किसी उपनिवेश में सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें मिलने लगे तो वो राज्य अपने आप को कब तक उपनिवेश रहने देगा। और यही कारण था कि अमेरिका में उपनिवेशवाद के खिलाफ क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इस संदर्भ के अतिरिक्त एक संदर्भ ये भी महत्वपूर्ण था कि जब कोई देश राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है और उस देश की जनता जब हीन भावना से पीड़ित होती है, तब वहाँ क्रांति का होना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी देश में होने वाली क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित रहते हैं। असंतोष को जन्म देने वाली मौलिक परिस्थितियां क्रांति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं और बौद्धिक चेतना को इन असंतोषजनक परिस्थितियों से मुक्ति पाने को प्रेरित करती हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकी इतिहास में परिवर्तन की दृष्टि से इतना महत्व है कि इसे अमेरिकी क्रांति कहा जाता है। अमेरिका में वैसे ही विभिन्नता दिखती थी, परंतु विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद अमेरिकी उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के विरुद्ध एकता ही दृष्टिगोचर होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उपनिवेशवादियों ने सबसे जो महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये कि उपनिवेशवादियों द्वारा दिखाई गई एकता के कारण ही दीर्घकालीन संघर्ष के बाद अमेरिकियों ने अंततः स्वतंत्रता हासिल कर ली। जहाँ तक ब्रिटेन की उपनिवेशवादी नीतियों का संदर्भ है तो इस बात से हम आप सभी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ों के बावजूद अमेरिकी क्रांति का मूलभूत कारण पुरानी औपनिवेशिक प्रणाली भी थी, जिसके अंतर्गत साम्राज्यवादी देश उपनिवेशवादी देशों का शोषण कर रहे थे, परंतु उपनिवेशवासी यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उपनिवेशवासी साम्राज्यवादी देश की सरकार के हित के लिए बसाए जाते हैं। ब्रिटेन की यह नीति थी कि उसने जहां भी अपने उपनिवेश स्थापित किए थे वहां पहले तो वह नरमी से पेश आया और किसी भी प्रकार से का बोझ लादने की कोशिश नहीं की, परंतु समय के साथ ही उसने अपने उपनिवेशों पर अपने औद्योगिक शिकंजे कसने शुरू कर दिए और यह शिकंजा ऐसा कसा कि उपनिवेशवासियों ने उससे मुक्ति के रास्ते या तरीके ढूंढने शुरू कर दिए थे। उपनिवेशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए अनेक कानून बनाए गए थे। इन कानूनों को हम 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला, नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के बीच व्यापार ब्रिटेन निर्मित जहाज़ों से होना आवश्यक था और ये एक ऐसा प्रावधान था कि उन जहाज़ों को केवल ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज नाविक ही चला सकते थे। चूँकि ब्रिटेन के उपनिवेशों के वासी भी ब्रिटिश ही माने जाते थे, इसलिए उन्होंने इस एक्ट के तहत उनको लाभ भी हो रहा था। चूँकि ब्रिटिश जहाज़ों के मालिक ब्रिटेन के थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने ब्रिटेन के नागरिकों की ही उन जहाज़ों पर नियुक्ति करें। इसलिए नेविगेशन एक्ट का कुछ दिनों के बाद विरोध होने लगा, क्योंकि इस एक्ट के कारण अमेरिकी उपनिवेश वासियों को अपना व्यापार विकसित करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। जहाँ तक दूसरा संदर्भ है वो ट्रेड एक्ट का है। व्यापार संबंधी कानून ट्रेड एक्ट कहलाते थे। इस एक्ट के तहत वस्तुओं को केवल 2 वर्गों में बांटा जाता था। पहली वे वस्तुएं जो ब्रिटेन को भेजी जाती थी, दूसरी वे वस्तुएं जो ब्रिटेन को नहीं भेजी जाती थी। इन वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य की इस आर्थिक शोषण की नीति के कारण अमेरिकी किसानों को बदहाली का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिकी किसानों को परेशान होकर ब्रिटिश साम्राज्य के सौदागरों के हाथ अपनी फसलें बेचनी पड़ती थी। ऐसे समय में जब अमेरिकी किसानों को हॉलैंड, फ्रांस और ऐसे अन्य देशों में उनको ज़्यादा महंगे दाम मिल रहे थे, तो उन्हें व्यवस्था के साथ वहाँ पे समझौते करने पड़ रहे थे। ऐसे में इन किसानों की प्रतंत्रता यह बात की थी कि उन्हें अपना मुँहमांगा रकम लिए ही कम दाम पे अपनी वस्तुएं बेचनी पड़ रही थी। दक्षिणी अमेरिका के जो तंबाकू उत्पादन के किसानों की स्थिति जो थी वो सबसे ज़्यादा बदतर थी या सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी। इन सब के बावजूद जिसके तहत ब्रिटेन साम्राज्य ने अमेरिका में कुछ ऐसे व्यापार कानून लागू कर दिए थे जिसके तहत अमेरिकी मालों का सीधा यूरोप में जाना वर्जित था। कहने का मतलब कि हर तरीके से यूरोपीय नियम कानून ऐसे थे कि अमेरिकन को सीधे तरीके से फ़ायदे या मुनाफा में हिस्सा ना मिल सके। 1733 आते आते तक ब्रिटिश संसद ने एक ऐसा कानून पारित कर दिया था। इस कानून के तहत अमेरिकी जनता ने व्यापक स्तर पर विरोध किया और इस कानून के तहत जो ब्रिटेन साम्राज्य को टैक्स नहीं देगा वो उपनिवेशवासी व्यापार नहीं कर सकता था। कहने का मतलब कि तमाम वो पृष्ठभूमियाँ या
तमाम वो नियम कानून तैयार हो गए थे जिसकी पृष्ठभूमि की आड़ में अमेरिकन जो है वो उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तीसरा एक संदर्भ आता है इंडस्ट्री एक्ट। इस एक्ट में ऐसे कानून थे जिनका उद्देश्य उपनिवेशों के उद्योग धंधों को विकसित होने से रोकना था। 1699 में ब्रिटिश संसद ने कानून बनाकर उपनिवेशों से निर्मित या कच्चे वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। 1732 ईस्वी में उपनिवेशों से अमेरिकी तथा उसके बाहर तोप भेजने का अधिकार छीन लिया गया था। 1750 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक ऐसे कानून पास कर दिया था जिसके अनुसार उपनिवेशवासी लोहे के छोटे उपकरणों तक का निर्माण नहीं कर सकते थे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये है कि वहाँ पे एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग भी उत्पन्न हो रहा था। इन तीनों कानूनों की खामियों के बावजूद अमेरिकी जनता को प्रभावित होने के पश्चात कानूनों की सहायता से अमेरिका में एक मध्यम वर्ग पैदा हो गया था। इस वर्ग ने ब्रिटेन के युद्ध में फंसे रहने के कारण अमेरिकी शक्ति को मजबूत किया और 1689 ईस्वी से लेकर 1762 ईस्वी का जो समय है, इस पूरे काल में मध्य इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए पूरी दुनिया में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। इन युद्धों में व्यस्त होने के कारण और अंग्रेजी सरकार व्यापार संबंधी कानूनों को निरंतर नहीं लागू कर पा रही थी। शायद यही कारण था कि इस पूरे समय का फायदा उठाकर उपनिवेशों के व्यापारी और उद्योगपतियों ने अपने अपने धंधों को खूब बढ़ाया और ये नए शिक्षित और प्रेरित उद्योगपति ये समझने लगे थे कि जब तक अमेरिका में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं आएगी तब तक उनका स्वतंत्र विकास संभव नहीं है। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ सामने आता है वो ये आता है कि बहुसंख्यक वर्ग में यानी कि ब्रिटेन के प्रति प्रेमाभाव की जो कमी थी। अमेरिकी उपनिवेश के बहुसंख्यक वर्ग में ब्रिटेन के प्रति प्रेम अभाव था क्योंकि धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर ही वो अमेरिका में आकर बसे थे। इन सब के बावजूद इंग्लैंड के चर्च और सरकार से उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। अमेरिकी उपनिवेश में केवल अंग्रेज ही नहीं बसे थे बल्कि उन यूरोपीय देशों के लोग भी बसे थे। उन लोगों में जो अंग्रेज नहीं थे उनमें ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति नहीं आशा नहीं की जा सकती थी। जो अपराधी थे उन्हें दंड देने के बजाय बहुत सारे अपराधियों को ऐसे उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। उपनिवेशवासियों में बहुसंख्यक प्योरिटन थे। इनके अलावा इंग्लैंड के प्रेम के अभाव में चारित्रिक भिन्नता का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उपनिवेश में समानता की भावना प्रबल थी जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्गभेद बना हुआ था। समाज में कुलीन वर्ग की प्रधानता थी। अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने पूर्व मान्यताओं और रीतियों को छोड़कर एक नया जीवन अपनाया था जिसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं था। इस प्रकार से वे अमेरिकी बन गए थे और उनके खूनों में अब अमेरिकी रंग चढ़ने लगा था। कहने का संदर्भ ये है कि जब सामाजिक स्वरूप में भिन्नता आने लगी, अमेरिकी उपनिवेशों में जिस समाज का निर्माण होने लगा था वो ब्रिटिश समाज से पूर्ण रूपेण भिन्न था। अमेरिका में निवास करने के लिए परिश्रम, साहस और विपदा को सहने की आवश्यकता थी और अमेरिका में इन्हीं के आधार पर प्रगति की जा सकती थी, जबकि इंग्लैंड में सामाजिक स्तर, जन्म, रीति रिवाज और शिक्षा से प्राप्त ये सारे संदर्भ प्राप्त होते थे। यही अमेरिकी समाज और ब्रिटिश समाज में मूलभूत अंतर थे। दूसरे शब्दों में अमेरिकी समाज आधुनिक, सभ्य, अपरिपक्व और साधारण था जबकि ब्रिटिश समाज पुरातनपंथी, रूढ़िवादी और आडंबरपूर्ण था। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को यथाशीघ्र बदल सकता था क्योंकि उसे कठिन परिश्रम के बल पर कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही धनवान वहां बन सकता था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। यहाँ कोई भी व्यक्ति शीघ्र धनवान जरूर बन जाता था परंतु उसको सामाजिक रूप से हेय की दृष्टि से देखा जाता था। कहने का मतलब कि पैतृक जो अभिजात वर्गीय सामाजिक संरचना थी वो इंग्लैंड में पूरी तरीके से हावी थी और भिन्नता का कारण यह भी था कि दोनों समाजों में कानून, चर्च और राजनीति आदि विषयों की परिभाषाओं के संबंध में गहरा मतभेद था। अमेरिकी क्रांति में भाग लेने वाले सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण करते हुए तमाम इतिहासकार इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये विद्रोह जो था वो एक तरीके से बुर्जुआ विद्रोह था और इसे साबित करने का भी तमाम इतिहासकारों द्वारा सटीक प्रयास भी किया गया है। इसमें ऐसा कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश विद्रोही नेताओं का पूर्वानुमान था कि अमेरिकी ब्रिटेन से अलग होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेंगे, उसका लाभ उनको तत्काल मिलेगा। बाद के दिनों में उनका ये पूर्वानुमान लगभग सही साबित हुआ और ब्रिटेन के अलग होने के पश्चात अमेरिका ने जो प्रगति की वो आज संपूर्ण विश्व के सामने है। दूसरा एक संदर्भ ये महत्वपूर्ण है कि जब किसी क्रांति के होने और उसके फलीभूत होने का समय आता है तो वहाँ की तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अलावा हम जो सबसे महत्वपूर्ण जो संदर्भ देखते हैं वो वहाँ का राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक विचारकों का संदर्भ देखते हैं। स्वतंत्रता का कारण सीमित रूप से
अमेरिकी उपनिवेश में बहुत पहले से विद्यमान था। इसका कारण यह था कि अधिकांश अमेरिकी उपनिवेशवासी ब्रिटिश मूल के थे और उनके रंगों में एक आम अंग्रेज की राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी और उन्हें ब्रिटेन की संसदीय परंपराएं विरासत में मिली थी और ये उपनिवेशवासी कर लगाने विशुद्ध संसदीय परंपराओं के संबंध में एक आम ब्रिटिश जैसे विचार रखते थे। सर्जिनियाई उपनिवेश के पहले ही चार्टर में यह लिखा था कि यहाँ बसने वाले लोगों को वो सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को मिलती थी। मैरीलैंड और पेंसिल्वानिया के अधिकार पत्रों में यह प्रावधान था कि वहाँ के लोगों के लिए शासन विधान की रचना जनसहमति के आधार पर की जाएगी। इसी प्रकार अमेरिकी उपनिवेशों के आरंभ से ही स्वशासन की व्यवस्था थी जो समय के साथ साथ और अधिक विकसित होती गई। उपनिवेशों के स्थानीय विधानसभाओं से शीघ्रता से जागरूकता आ रही थी, राजनीतिक मसलों पर तीव्र होते जा रहे थे। अमेरिका के तत्कालीन दार्शनिक जेम्स ओरिस ने ब्रिटिश नीतियों पर कठोर प्रहार करने का क्रम 1756 ईस्वी में ही शुरू किया था। यह दार्शनिक का यह क्रांतिकारी कथन ध्यातव्य है कि इतिहास में आरंभ से लेकर आज तक राजा तानाशाही होते आए हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दमन करने का उनका अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह कि 1764 ईस्वी में जेम्स ओरिस ने स्टॉर्म एक्ट लागू होने से पूर्व ही यह अभियान चलाया था कि ब्रिटिश संसद में ऐसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध हो। अमेरिकी दार्शनिकों ने अमेरिकी क्रांति को और प्रखर बनाने के लिए अपने विचारों और सुझावों को लिखित रूप से जनता तक पहुंचाया। 1756 से लेकर 1766 के बीच अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक पुस्तकें प्रकाशित हुए जिसमें राइट ऑफ द कॉलोनीज और राइट ऑफ कॉलोनिस्ट प्रमुख हैं। 1766 ईस्वी में टॉम पेन ने कॉमन सेंस में अंग्रेजी शासन की घोर निंदा की और अमेरिकी ही नहीं बल्कि कुछ ब्रिटिश विचारक एडमंड बर्क भी ये अनुभव करने लगे थे कि अमेरिका के साथ ब्रिटेन में सौतेला व्यवहार हो रहा है। इन्हीं सारे संदर्भों को लेके जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां बन रही थी वो ये बन रही थी कि वहाँ की उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ वहाँ के तमाम जो उपनिवेश के जो वहाँ के जो लोकल व्यापारी थे या वहाँ के जो लोग मूल निवासी होके सोचते थे अपने आप को, वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो है वो अपने विद्रोह और बगावत के लिए तैयार हो रहे थे। तो इन सारे संदर्भों के अतिरिक्त, इन सारी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे ही कारण थे जिनके आधार पे भी ये बात माना जा सकता है कि उस उपनिवेशवादी व्यवस्था के खिलाफ अमेरिका के लोग क्यों तैयार हो रहे थे। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। 1765 से लेकर 1763 ईस्वी के मध्य यूरोपीय देशों के अलावा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप, अमेरिका और भारत में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का अमेरिकी उपनिवेशों पर व्यापक प्रभाव हुआ। युद्ध के समय उपनिवेशवासियों को सैनिक ठेकेदारों से बहुत लाभ मिलता था। दूसरी बात यह कि उद्योग धंधों में बृहद पैमाने पर ऐसे समय में विकास होता था। किसानों को अपने उत्पादों को अधिक दाम पर बेचने का मौका मिलता था, परंतु युद्ध के समाप्ति के बाद ये फिर से किसान लाभ से वंचित होने लगे। इस भयंकर विषम परिस्थिति को दूर करने का उपाय ये किसान सोचने लगे। उपनिवेशवासी पश्चिमी सीमा पार के आदिवासियों को निकालकर अपने जमीन पर आबाद करना चाहते थे, पर 1763 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक ऐसा कानून पास कर दिया था जिसके तहत कोई भी अमेरिकी उपनिवेशवासी पश्चिमी सीमा पार कर वहां निवास स्थान नहीं बना सकता था। इंग्लैंड को यह डर हो गया था कि सीमा पार करने पर आदिवासी उपद्रव मचाएंगे, इससे ब्रिटेन के लौह व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवासियों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने के कारण उपनिवेशवासी ब्रिटेन को अपना शत्रु समझने लगे थे। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार जमा लिया था, जिससे अमेरिका में उत्तर से फ्रांस के खतरे समाप्त हो गए थे। इस कार्य से इंग्लैंड ने अपनी जो शासन व्यवस्था की जो सबसे मजबूत व्यवस्था थी उसको स्वयं से कमजोर कर लिया था, क्योंकि अमेरिकियों पर जो एकमात्र अंकुश था वह भी उनका समाप्त हो गया। अब अमेरिकी उपनिवेशवासी अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित नहीं थे। उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि इंग्लैंड के अधीन रहने से उन्हें अब कोई लाभ नहीं है, बल्कि सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिकी उपनिवेश के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा था। अब वे इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना खुले तौर पर करने लगे थे। उन्होंने इंग्लैंड को स्पष्ट रूप से चुनौती भी देना शुरू कर दी थी। सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशवासियों को शक्ति का एहसास होने लगा था, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ बड़ी कुशलता के साथ लड़ाई लड़ी गई। उपनिवेशों के सैनिकों ने सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर उपनिवेशों के सैनिकों ने इस विधि की शिक्षा ली
और सेना को किस प्रकार संगठित किया और सेना को के साधनों को किस प्रकार जुटाया, ये वो सारे तरीके थे जो उन्हें युद्ध में के तरीकों से फिर से सीखने के लिए मजबूर कर रहे थे। धन्यवाद।